हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स डाटा एनालिसिस। इसका फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 2 यूनिवेरिएंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का उपाय। डेटा का सारांश किसी भी सांख्यिकी विश्लेषण का एक आवश्यक कार्य है। किसी भी डाटा को समराइज करना डाटा का सबसे पहला नेसेसरी भाग होता है, डाटा को समराइज करना। और इस दशा में यह पहला कदम होता है कि डाटा को कलेक्ट करना, उसकी तालिकाएं बनाना, शेड्यूल बनाना और उसको आवंटित करना, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता के विवरणों में संक्षेप में उसको प्रस्तुत करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर हम किसी डाटा को बस कलेक्ट कर लें और उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए कोई अगला कदम ना उठाएं तो वो डाटा हमारे किसी काम का नहीं रहता है। तो डाटा के लिए कलेक्ट करना, उसकी फ्रीक्वेंसी बनाना, उसका वितरण करना, उसके बारंबारता के वितरणों को तैयार करना बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य हो जाता है। और किसी भी सांख्यिकी विश्लेषण में केंद्रीय प्रवृत्ति या औसत का एक माप बहुत आवश्यक और एक महत्वपूर्ण सारांश होता है। मतलब उसका समराइज करना, उस डाटा को स्टैटिकल को डाटा को समराइज करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति या उसके एवरेज को मापने के लिए, जिसे संपूर्ण वितरण के प्रतिनिधि के रूप में भी लिया जा सकता है। जिसको कि संपूर्ण वितरण के प्रतिनिधि के रूप में भी लिया जा सकता है। डाटा को समराइज करना, कलेक्ट करना, उसके शेड्यूल बनाना, उसके बारंबारता के वितरणों को बनाना। एक औसत के कार्य, फंक्शन ऑफ एवरेज। फर्स्ट क्या होता है एवरेज फंक्शन? आंकड़ों की विश्लेषण, द्रव्यमान को संक्षेप में प्रस्तुत करना। मानव मस्तिष्क के लिए संख्यात्मक आंकड़ों के एक बड़े निकाय को समझना बहुत कठिन है। मानव मस्तिष्क के लिए, मानव दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा, अगर हमें संख्या के आंकड़े दे दिए जाएं तो उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उन्हीं डाटा को हम उनको तालिका के हिसाब से समझाएं या उनको कलेक्ट करके उनका एवरेज निकाल कर उनको समझाएं तो वो इजीली हमारे अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं। और ऐसे डाटाओं को संरक्षित करने के लिए औसत के एक माप का उपयोग किया जाता है। इसीलिए सारे डाटा को निकालने के लिए एवरेज का उपयोग किया जाता है। और एवरेज आपको पता ही होगा कि दो संख्याएं हमारे पास, तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एवरेज को हम निकालते कैसे। हमारे पास है 2 + 2, तो उसको हम डिवाइड किससे करेंगे? 2, क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट है तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 = कितना हो जाएगा? 4, और डिवाइड बाय 2, यानी कि 2 से 2 को काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2। तो ये हमारा क्या आ गया? एवरेज। 2 हमारा क्या निकला? एवरेज। ये तो हमने फॉर एग्जाम्पल लिया। हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम 10 बंदों का निकाल सकते हैं, 10 डाटा निकाल सकते हैं, 1000 डाटा निकालें, बट हमारे पास मल्टीपल डाटा हो जाता है तो उसके लिए हमें एवरेज का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंट, तुलना की सुविधा के लिए कि हमें कंपैरिजन करना है तो उसमें भी हमारी हेल्प होती है अगर हम डाटा का एवरेज निकाल लें। तो डेटा के विभिन्न सेटों की तुलना उनके औसत की तुलना कर की जा सकती है। यानी कि जो विभिन्न सेट के डाटा हैं उनका जो एवरेज है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं ईजिली। उदाहरण के लिए 2 कारखानों में श्रमिकों के वेतन के स्तर की तुलना, उनमें से प्रत्येक में श्रमिकों के औसत वेतन की जा सकती है। यानी कि 2 कारखानों में श्रमिक काम कर रहे हैं तो उनको जो वेतन मिले, उनको जो सैलरी मिले है, उनकी कंपैरिजन अगर हम करें तो हम उसका एवरेज निकाल कर सकते हैं। या कि एक कारखाने में 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं और दूसरे खाने में भी 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो हम उसी के कंपैरिजन करना चाहते हैं तो 10 को डिवाइड कर दें हम एवरेज निकालने के लिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कंपैरिजन हमारा इजीली हो जाएगा। निर्णय लेने में भी मदद करता है। हमारा जो औसत है, एवरेज है, वो हमारा निर्णय लेने में भी हमारी हेल्प करता है। अनुसंधान, योजना आदि में लिए जाने वाले अधिकांश निर्णय कुछ चर के औसत मूल्य पर ही आधारित होते हैं। औसत पर ही आधारित होते हैं। निर्णय लेने में भी हेल्प होती है हमारे एवरेज की सहायता से। एक अच्छे औसत के लक्षण, अब इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं गुड एवरेज के, वो देख लेते हैं। औसत के एक अच्छे माप में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। एक अच्छे औसत, अच्छे एवरेज के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। फर्स्ट होनी चाहिए, इससे एक अच्छे एवरेज के लिए ये होना चाहिए कि इसको कड़ाई
से परिभाषित किया जाना चाहिए, यानी कि उसको अलजेब्रिक मेथड से निकालना चाहिए, जिससे कि जो अलग अलग व्यक्ति भी उस डाटा को निकाल लेना तो उनका जो आंसर आए वो समान आए, एक जैसा उनका आंसर आए। इसकी गणना करना आसान होना चाहिए, और इसकी गणना जो हम कर रहे हैं डाटा की एवरेज की, तो वो हमारी आसान होनी चाहिए, जैसे कि ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सकते, जो कि समझने में भी आसान हो। इसलिए इसकी गणना भी ईजी होनी चाहिए, जो कि समझने में भी आसान हो। सभी प्रेक्षणों पर आधारित होनी चाहिए। आगे बीजगणितीय उपचार करने में सक्षम होना चाहिए, और ये बीजगणितीय उपचार करने में भी सक्षम होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। यह अत्यधिक प्रेक्षणों से अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए, और ये अत्यधिक जो प्रेक्षण होते हैं उनसे भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, इफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारा जो एवरेज हम निकाल रहे हैं। यह नमूने के उतार चढ़ाव से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अगर हम नमूने जो देख रहे हैं, नमूने हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें भी जो हम उतार चढ़ाव हो रहे हैं तो उससे ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। जो हम औसत निकाल रहे हैं, एक अच्छा औसत जो निकाल रहे हैं, वो हमारे नमूने के जो उतार चढ़ाव होते हैं उससे भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। औसत के विभिन्न उपाय। अब इसके कौन कौन से उपाय हैं, किस किस अकॉर्डिंग हम औसत को निकाल सकते हैं। फर्स्ट में आता है हमारा गणितीय औसत। इसमें हम अंकगणित माध्यम या माध्यम यानी मीन के माध्यम से, ज्यामितीय माध्यम, हार्मोनिक माध्यम, द्विघात माध्यम से हम डाटा को निकाल सकते हैं गणितीय औसत में। अब स्थितिज औसत में हम निकाल सकते हैं मीडियन और मोड। मीडियन अंकगणितीय औसत। समांतर माध्य की चर्चा से पहले हम कुछ संकेतक का परिचय देंगे। यह माना जाएगा कि ऐसा n अवलोकन है, यानी कि x1, x2, x के बाद x3, x4, तो हमारे लास्ट में हम क्या ले लेते हैं, xn ले लेते हैं, यानी कि उससे आगे की जो भी संख्या है वो हम n के रूप में ले लेते हैं। इनको द्वारा दर्शाया जाता है x1, x2 और xn के रूप में, और इनका योग अवलोकन x+1, x+2, x+++ और फिर लास्ट की जो हमारी संख्या होती है वो x+n के रूप में हम उसको ले सकते हैं। सिग्मा xi और सिग्मा कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, जो एरो होता है इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। योग चिह्न को दर्शाता है, ये हमारे योग चिह्न को दर्शाता है। जितना भी हमने टोटल किया है उसके बाद हम उस चिह्न को लगा देते हैं। जैसे कि हमारा 20 टोटल आया तो हम सिग्मा 20 लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा टोटल कितना है, 20। एक्स की सबस्क्रिप्ट जो है वो आई है, एक सकारात्मक पूर्णांक है, यानी कि एक पॉजिटिव रूप में हम आई को लेते हैं, जो अवलोकन की क्रम संख्या को अंकित करती है। जो कि अवलोकन हम कर रहे हैं उसकी जो क्रम संख्या उसको अंकित करती है आई, जो कि n प्रेक्षण है। आई में भिन्नता 1 से n तक होगी, और आई में जो भिन्नता होगी वो 1 से n तक होगी। जब योग की सीमा में कोई अस्पष्टता नहीं होती तो इस संकेत को छोड़ दिया जा सकता है, यानी कि जब हम टोटल कर रहे हैं उसमें कोई सीमा स्पष्ट नहीं है, उसको पता नहीं है कि सीमा कहाँ तक जाने वाली है ये, तो इस संकेत को छोड़ दिया जाता है, और हम बस कर सकते हैं x+1, x+2, x+++ और x+n = x+i लिखेंगे हम। अंकगणित माध्यम को प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित प्रेक्षणों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इसकी जो गणना है वो हम दो रूपों में कर सकते हैं, एक तो सरल अंकगणितीय माध्य और दूसरी कर सकते हैं भारित अंकगणितीय माध्य। फर्स्ट है हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन और सेकंड है हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसका उदाहरण देख लेते हैं। मीन निकाला कैसे जाता है हमारा, मिट्टी के पीएच स्तर 6.8, 6.6, 5.2, 5.6 और 5.8 ये हमें दिए हुए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, इनको ले लेंगे, सबके आगे प्लस का निशान लगाते जाएंगे, प्लस का निशान। और कितने डिजिट है हमारी 1 2 3 4 5, तो हम 5 इसके डाउन लिख देंगे। अब इन सब का टोटल कितना है हमारा 30, और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों को काटेंगे तो 5 से 5 30, तो हमारा 6 क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा हमारा 6। और शॉर्टकट विधि से अगर हम इसको निकालेंगे तो माध्य कैसे निकालते हैं हम, शॉर्टकट विधि से x बार इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा हमारा टोटल के लिए लगता है xi माइनस ए जो होता है हमारा, जो हमने एज्यूम किया होता है वो हमारा a आ जाता है, अपॉन में n जितनी हमारी संख्या होगी नीचे 1 2 3 4 जो हमने 5 काउंट किया था वो हमारे आ जाएगी यहाँ 5 आ जाएगी हमारे यहाँ, और जो हमने प्लस करके लिया था वो यहाँ आ जाएगा, और इक्वल्स टू हमारा di आता है, di अपॉन में n।
मान लीजिए ए क्या होता है हमारा काल्पनिक माध्य, यानी कि जो हमने एज्यूम किया है वो हमारा ए आ जाता है। एक्स आता है हमारा व्यक्तिगत अवलोकन, एन आता है अवलोकनों की संख्या, जितने भी अवलोकन के उनकी जो डिजिट होती हैं वो आती है हमारी एन, और डी आता है हमारा व्यक्तिगत अवलोकन से काल्पनिक माध्य का विश्लेषण, जो हम इसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं वो होता है हमारा डी। डी कैसे निकलता है हमारा, डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, यानी कि जो हमने एज्यूम किया है वो ए, और जो हमारा एक्स यहाँ लिखा हुआ होता है 1 2 3 4 जो हमारा लिखा होता है उसमें से हम ए को माइनस करते चले जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4। तो इसमें से हम ए, अगर हम इसको मान लेते हैं 3 को नहीं मानेंगे, इसके बीच का जो होगा हम उसको मानेंगे, यानी कि 2.5 हमारा क्या हो जाएगा ए। अब 2.5 में से इनको सबको माइनस करते हुए चले जाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा डी। जब एक डाटा अवग्रित बारंबारता वितरण के रूप में होता है तो हम उसको निकालते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निम्न सूत्रों से प्राप्त किया जा सकता है। यह है इसका फॉर्मूला निकालने का, मीन निकालने का फॉर्मूला है हमारा एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। एफ क्या होता है हमारी फ्रिक्वेंसी, और ए क्या होता वो एक्स क्या होता है हमारा चर का मान जो होता है वो हमारा एक्स होता है, और एन क्या होता है हमारा जो भी हमें आवर्तियाँ दी गई हैं उनको जो वो होती है हमारी वो होता है हमारा एन। आवर्तियाँ जो होती है वो हमारा होता है एन। एक नमूने में आवर्तियों या कुल आवर्तियों का योग हमारा एन होता है, और शॉर्टकट विधि से अगर हम इसे निकालते हैं तो वो हमारी आ जाती है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस में सिग्मा एफ डी अपॉन में एन। एफ डी डी हमारी वही एज्यूम जो किया है हमने ए, उसको हम माइनस करते हुए चले जाते हैं अपने एक्स में से, तो वो हमारी डी निकल कर आ जाती है। तो एफ इक्वल्स टू ये एफ डी जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है एफ डी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ओके, सेकेंड उदाहरण देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हम देख लेते हैं निम्नलिखित बारंबारता बटन को देखते हुए समांतर माध्य परिकलित कीजिए। समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिकल मीन निकालना है हमें इसमें। तो मार्क्स दे रखे हैं हमें 64 63 62 61 60 59। नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं हमको 8 18 12 9 7 6। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, जो हमारा ये जो होगा हमारा वो एक्स हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला है वो हमारा एक्स हो जाएगा। इसी में से हम एज्यूम करेंगे तो वो हमारी ए हो जाएगा, इसी में से हम एज्यूम कर लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हैं ये सीरीज। तो इनको हम टोटल करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट से इसको डिवाइड करेंगे तो जितनी हमारी संख्या आ जाएगी वो हमारा होगा ए, और फिर उसको हम माइनस कर दे जाएंगे ए में से, इन्हीं को हम माइनस करते जाएंगे, जो हमारा एक्स है उसको हम माइनस करते जाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा डी। और ये क्या हो जाएगी हमारी एफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम टोटल करके हमारा जो आएगा वो फ्रीक्वेंसी का हमारा एफ निकल जाएगा। ये जैसे कि इसमें दिखा रखा है क्वेश्चन में, एक्स क्या हो गया जो हमारे नंबर ऑफ मार्क्स थे वो हमारा क्या थे एक्स आ गया हमारा, एफ के आगे जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी थी वो हमारे एफ आ गया। एफ कितना है हमारा टोटल में 6, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई हमारी टोटल 60। 18 + 12 30, 30 + 8 38, 38 + 9 करेंगे हम, 38 + 9 करेंगे तो 47, 47 प्लस करेंगे तो 54, 54 में प्लस करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा हमारा 60। ऐसे हमारा एफ एक्स निकल जाएगा। एफ एक्स निकालेंगे हम, एक्स को और एफ को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा एफ एक्स। ये हमारा एफ एक्स निकल जाकर आ जाएगा और ये हमारा टोटल हो गया इसका। और डी हमारा कैसे निकला, इसी में से हमें इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, जितनी ये संख्या 1 2 3 4 5 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसको डिवाइड करने पे जो हमारा निकल कर आएगा वो कितना है हमारा 62। 62 क्या है हमारा एज्यूमिंग जो हमने ए माना है उसको हम इसमें से माइनस करते जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट 62 भी मान सकते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो जब भी हमारा आंसर निकल जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा हमारा एफ डी, यानी कि ये जो एफ है इसको और इस डी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा एफ डी। एफ डी हमारा कितना, जो प्लस प्लस वाली संख्या उनको एक साथ काउंट कर लेंगे और जो माइनस माइनस वाले डिजिट है उनको एक साथ काउंट कर लेंगे। तो जो भी हमारा ज़्यादा होगा उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ क्या आया है -7। हम इसको विधि से देख लेते हैं। जो हमारा टोटल निकला है वो आ जाएगा, हमारा टोटल किसका निकला है एफ एक्स का जो टोटल है वो हमारा कितना है 337,133 अपॉन में 60। इसका इक्वल्स इसको डिवाइड करेंगे, इन दोनों को कट कर देंगे एक दूसरे से तो कितना आ जाएगा हमारा 61.88। और इसको ही शॉर्टकट विधि से अगर हम निकालेंगे तो हमने जो एज्यूमिन माना था
एज्यूमिन जो माना था ए, उसका जो ये फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम इसको निकालेंगे। हमने एज्यूमिन कितना माना था, एज्यूमिन क्या है हमारा ए कितना है हमारा 62, तो इसके हिसाब से हम ए को यहाँ रख देंगे, 62 आ जाएगा हमारा यहाँ पर ए प्लस में, और हमारा एफ डी का टोटल कितना है वो हम यहाँ रख देंगे, एफ डी का टोटल प्लस में एफ डी का टोटल कितना था हमारा -7 अपॉन में आ जाएगा हमारा n 7 अपॉन में क्या आ जाएगा 6, नंबर ऑफ डिजिट कितनी हमारी 6 है तो हमारा 6 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा हमारा सी कितना है हमारा 1। 62 में 6 को प्लस कर लेंगे और इसको माइनस कर देंगे, इंटू 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 61.88। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम किसी भी विधि से सॉल्व करें, शॉर्टकट से या नॉर्मल से, तो दोनों का हमारा आंसर क्या आ रहा है 61.88। ये तो मैंने आपको फ्रेंड्स प्रैक्टिकली समझा दिया, इसमें समझा दिया। ये देख लेते हैं आप, इसका आंसर भी यही आ गया। नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो मैं कॉपी पेन की हेल्प से आपको समझाऊंगी कि ये कैसे निकला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न रह सकती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो कॉपी पेन से करेंगे पूरी वीडियो में, क्योंकि इसमें नॉर्मली आपको मैंने इस वीडियो में ऐसे ही अंडरस्टैंड करा दिया, आपको समझ आया हो आई होप। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए, और वीडियो को लाइक भी करें, कि आप लाइक नहीं करते हैं इसलिए वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।